हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है। अब तैयारी करने के लिए मैंने एक नया आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिया है, जो फ्री टेस्ट सीरीज है। चाहे आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस मेरे पास आकर कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। ठीक है। जब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे अवेल कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है जी। और इसके अलावा जो पेड वाले बच्चे हैं उनका तो मैं संडे में कराता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो जो भी फ्री वाले बच्चे हैं, वो सैटरडे को 8 बजे, एवरी सैटरडे 8 बजे उनको टेस्ट जो है देना है। ठीक है। और टैब टेस्ट कहाँ पर देना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बैच के बारे में बता देता हूं, जो मेरा पेड बैच चला हुआ है। एक ये लाइव बैच है मेरा, और इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट बैच है, जो कि 2499 रुपए का मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन फिलहाल उस पर 500 रुपए का डिस्काउंट जो है अभी कंटिन्यू है। तो ये बैच अभी आप लोगों को 1999 का मिल जाएगा। यूपी टीजीटी का स्पेशल बैच है। आप लोगों को क्या करना है कि यूपी टीजीटी वाले जो हैं, इसमें जाकर समीर पाठशाला ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और आप उसे वहां पर एनरोल कर सकते हो अपने आप को। ठीक है। अब एक चीज और मैं बताता हूं, इसमें मिक्स क्वेश्चंस नहीं होंगे टीजीटी पीजीटी वाले। सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो डेडिकेट हैं टीजीटी के लिए। इसमें मैं आप लोगों का यूपी टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। टेस्ट आपके चल रहे हैं कंटिन्यू, प्रैक्टिस भी दमदार चल रही है आप लोगों की। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे 9368000671 पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई हमारे बैच के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं बता देता हूं आपको टेस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं देखिए, ये मेरी एक बुक है, पेनिशिया, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश। ये एक बाइलिंगुअल बुक है। इससे पहले कोई भी यूपी में या कहीं पर भी मैंने अभी तक बाइलिंगुअल बुक नहीं देखी है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये बाइलिंगुअल बुक है आप लोगों के लिए, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यूपी टीजीटी की बुक है। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें दो तरह के टेस्ट मैं करा रहा हूं। जो मेरे फ्री वाले बच्चे हैं, चाहे उन्होंने कोचिंग कहीं से भी ले ली है, तो वो एवरी सैटरडे 8 बजे 8 PM पर आएंगे, और ऐप में एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा जो मेरे पेड वाले बच्चे हैं, उनका टेस्ट जो होता है वो संडे को होता है। उनका टेस्ट होता है 9 PM संडे में। ठीक है। मान लीजिए मैं 9 PM संडे में उनका टेस्ट इसलिए रखा है कि मान लीजिए उन्होंने कहीं और से भी क्लासेस ले रखी हैं, तो वो मेरे पास भी पार्टिसिपेट आकर आसानी से कर सकते हैं 9 o'clock पर, है ना। चलिए, और जो पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट और प्रैक्टिस हमारी आप जानते ही हैं किस तरह से होती है, तो हम लोग करा रहे हैं सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को, जो मैंने अभी पिछले ही टेस्ट में आप लोगों से पूछे थे। और उन क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। और जो चीजें आप लोगों को नई लगें या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे, तो प्लीज आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि अगर आप नोट डाउन करते हैं ऐसी ऐसी चीजों को, तो फिर आप लोगों को आगे जो है आसानी होती है चीजों को समझने में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है चौसैरियन स्टैंजा। देखिए, पहली बात समझ लीजिए, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक 7 लाइन का स्टैंजा होता है, उसको हम राइम रोयल स्टैंजा कहते हैं या फिर चौसैरियन स्टैंजा कहते हैं। ठीक है। अब इसे चौसैरियन स्टैंजा क्यों कहते हैं, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। यहां पर पढ़ते हैं इसे, चौसैरियन स्टैंजा इज ऑल्सो नोन, ऑल्सो कोल्ड राइम रोयल। ठीक है। यानी कि अगर इसका दूसरा नाम आप लोगों से चौसैरियन स्टैंजा का पूछा जाए, तो इसे राइम रोयल कहते हैं हम लोग, बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो आप लोगों को यहां पर फिल करना है कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले आप लोगों को उस बंदे का नाम देना है इन चारों में से कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इसे आंसर कर चुके होंगे, मुझे पता है। कंप्लीट द अबोव स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है, इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। अब यहां पर आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। आप कितना स्कोर इसमें सही करते हैं मुझे लास्ट में बता देना है। तो जोफ्री चौसर जो है वो आंसर इसका करेक्ट है, लेकिन मेरा पढ़ाने का मेथड जो है वो थोड़ा सा अलग है।
अगर यहाँ पर 3 ऑप्शंस और हैं, तो अगर हम इन्हें थोड़ा सा इनके बारे में कुछ भी डिटेल दे दें, जैसे किंग जेम्स फर्स्ट है, ये इंग्लिश थ्रोन पर आए थे 1603 में, तो एक क्वेश्चन हमारा रिवाइज हो गया, चाहे हमें पता है और चाहे नहीं पता है, तो हमें पता चल गया, और पता है तो रिवाइज हो गया। और 1625 तक ये अपने इंग्लिश थ्रोन पर रहे थे, ये भी हम लोगों को पता चल गया। एडमंड स्पेंसर जो है, इन्होंने 9 लाइन के स्टैंजा को कोइन किया था, जिसे हम स्पेंसरियन स्टैंजा भी कहते हैं। सर थॉमस वैट जो है, इन्होंने सोनेट को 16th सेंचुरी में, ठीक है, इंग्लैंड के अंडर इंट्रोड्यूस किया था। साथ में एक चीज और जान लीजिए आप सर थॉमस वैट के बारे में, इन्होंने 8 लाइंस का स्टैंजा, जिसे हम ऑक्टेव के नाम से जानते हैं, वो भी इन्होंने ही कोइन किया था। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलिए। मान लीजिए आप लोगों को जोफ्री चौसर आंसर जो है वो बहुत इजीली पता था, लेकिन ये भी तो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी क्या गारंटी है कि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो हम लोगों का काम है कि सारे जो एग्जाम पॉइंट हैं उनको कवर करते हुए आगे बढ़ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है जोफ्री चौसर है। जोफ्री चौसर ने अपनी एक पोयम में, जिसका नाम है ट्रोलियस एंड क्राइसिड, उसके अंदर चौसरियन स्टैंजा या राइम रोयले स्टैंजा यानी कि 7 लाइन स्टैंजा का कोइन किया था। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज। देखिए आप लोगों को बताना है, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो कुछ मैंने इसमें लिटरेचर के तो क्वेश्चन आप लोगों के होंगे ही, प्लस इसमें आप लोगों के कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी होंगे। दोनों चीज को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। पहले मैं आप लोगों की वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करूंगा, इसमें आप लोगों के नरेशन से या वॉइस से या ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन जो है कम मिलेंगे। पहले आप लोगों की वोकैबुलरी की तरफ ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे उसे रूट वर्ड की तरह भी थोड़ा थोड़ा समझने की, है ना। तो वोकैबुलरी भी धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर आपकी होती रहेगी। तो आप लोगों को बताना है कि एक सुंदर राइटिंग जो होती है उसको हम एक, जो लिटरेरी लैंग्वेज है एक तरह से, उसको क्या कह सकते हैं, है ना। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, उसे कार्नेज कहा जाता है, कैलीग्राफी कहा जाता है, या फिर कोरियोग्राफी कहा जाता है। देखिए इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले से ही डांसर हैं, तो कोरियोग्राफी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। बचे बचे ये दोनों ऑप्शंस, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। कार्नेज एक सामूहिक हत्याकांड जो होता है, एक सामूहिक हत्याकांड जिसे हम नरसंहार कहते हैं, उसको कार्नेज बोला जा सकता है। और देखिए यहां पर ये सब जो है इसका आंसर बी है। अब जो बी है इसको मैं आप लोगों को रूट वर्ड से समझा देता हूं। देखिए कैली, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो यहां पर रूट वर्ड से आप लोग समझेंगे तो कैली का मतलब निकल कर आता है ब्यूटीफुल, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो ब्यूटीफुल जो राइटिंग होती है ना, द प्रैक्टिस ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। चलिए बी यहां पर इसका राइट आंसर है। इन ए ड्रामा द टर्म कर्टेन रीजन इंडिकेट्स। देखिए जब एक ड्रामा होता है तो उसमें एक परफॉर्मेंस दी जाती है, उसके लिए एक टर्म दिया गया है कर्टेन रेजर। कर्टेन रेजर जो है किस तरह की परफॉर्मेंस को कहा गया है, ये आप लोगों को बताना है कि कर्टेन रेजर जो है किस तरह की परफॉर्मेंस को दिया गया है नाम, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के। इस शॉर्ट प्ले बिफोर द मैन प्ले, यानी कि एक प्ले आप लोगों ने देखने गए, ठीक है, अब उस प्ले को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है। अगर उसे स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है तो एक छोटा सा प्ले, 1 एक्ट का प्ले मान लीजिए, उसको परफॉर्म किया जाता है बिफोर द मेन प्ले, क्या उसे कहते हैं। या फिर इस शॉर्ट प्ले आफ्टर द मेन प्ले, या फिर इस तरह के प्ले को मेन प्ले के बाद परफॉर्म किया जाता है। या ये एक स्पीच होती है कर्टेन रेजर जो बिफोर द मेन प्ले कही जाती है, या फिर आप बिटवीन द प्ले कही जाती है, ये एक स्पीच होती है? इन चारों में से आप लोग करेक्ट आंसर देना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का ए है। ये कर्टेन रेजर जो होता है ये आपके मेन प्ले से पहले परफॉर्म किया जाता है। मान लीजिए अभी आपका प्ले स्टार्ट होने में 10 मिनट्स हैं, तो 10 मिनट्स में एक कर्टेन रेजर जो होता है, एक शॉर्ट प्ले जो होता है, उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो स्टेज पर पहले कर्टेन रेजर को परफॉर्म कर दिया जाता है, उसके बाद मेन प्ले आता है। तो ए इसका
करेक्ट आंसर है। आप लोग ध्यान रखिएगा और चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर आपने मेरे से पहले ही इसका आंसर दे दिया है तो मुझे आप लोगों को बताना है कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट रहे। यहां पर एक ग्रामर का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आता है। जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हो तो उसमें 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक सिंपल सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि इफ ही के बाद यहां पर डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसमें आपको करेक्ट वर्ब जो है वो भरनी है। यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और या फिर जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या ईएस लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये थर्ड वो है, ठीक है। लोग तो कहते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, लेकिन मैं कहूंगा वर्ब की 3 ही फॉर्म होती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हम उसको बदलते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं एस या ईएस लगाकर, ठीक है। कुछ लोग फॉर्म मानते हैं उनको भी, लेकिन वो अलग चीज हो जाती है मेरे हिसाब से। आई शैल राइट टू हिम, यहां पर आप लोगों को करेक्ट भरना है, तो आंसर होगा इसका आप लोगों का सी। सी में क्या है, इफ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम, अगर वो मुझे लिखता है, कोई पत्र लिखता है, कोई भी लेटर लिखता है मेरे लिए, तो मैं भी उसके लिए लिखूंगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि ये जो लाइनें हैं ये शेक्सपियर की किस सोनेट से ली गई हैं। ये जो ब्लैक में बोल्ड में लाइनें हैं यहां पर, ये शेक्सपियर की किस सोनेट से ली गई हैं, आप लोगों को ये बताना है। देखिए मैं आप लोगों को, जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं ये सोनेट्स पढ़ा चुका हूं, उनको एक चीज ध्यान आ रही होगी कि शेक्सपियर अपनी जो अपनी बिलव्ड है उसको क्रिटिसाइज करते हैं एक तरह से, लेकिन इतना क्रिटिसाइज करने के बाद भी बाद में वो कपलेट के अंदर कह देते हैं कि वो जैसी भी है वो मेरी है। उनको एक शब्द याद आ रहा होगा जो हमने ऐड के इस्तेमाल में किया था आपको याद रखाने के लिए, कि टेढ़ा है पर मेरा है। तो यहां पर विलियम शेक्सपियर अपनी बिलव्ड के बारे में कहते हैं कि मेरी मिस्ट्रेस जो है, मेरी बिलव्ड जो है, उसकी आंखें जो है ना आर नथिंग लाइक द सन, उसकी आंखें सूरज की तरह चमकीली नहीं है, सूरज की तरह ब्राइट नहीं है। कोरल इज फार मोर रेड, जो कोरल है, कोरल एक तरह का पत्थर होता है, ये अलग अलग कलर का भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, लेकिन ये जिस कलर का भी होगा ये बड़ा ही और डार्क होगा। मान लीजिए रेड है तो रेड इसमें डार्क होगा, है ना। तो वो कहते हैं कोरल जो है वो बहुत ज्यादा रेड होता है। अगर मैं अपने गर्लफ्रेंड के, अपनी बिलव्ड के लिप्स की बात करूं तो उसके लिप्स तो फीके से हैं, तो वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं, बिलव्ड को कहते हैं, ना तो उसकी आंखों में चमक सूरज की जैसी है, ना ही उसके होठ जो हैं वो मतलब कोरल की तरह लाल हैं। तो ये आप लोगों को इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है सोनेट नंबर 130, 130, सोनेट नंबर 130 मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, आप लोगों को याद होगा, 130 से ये क्वेश्चन लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। जब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को कितने अल्फाबेट देखने के लिए मिलते हैं, अल्फाबेट, ठीक है जी। अब एक चीज यहां पर, तो उसमें 26 अल्फाबेट देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को, तो क्या हमारे पास 26 साउंड ही होंगे। अगर 26 साउंड की बात मैंने इसलिए की है कि जो अल्फाबेट हमारे 26 हैं, कुछ लोग ये सोचते होंगे 26 अल्फाबेट हैं तो 26 ही साउंड होंगे, नहीं। जब हम इसे फोनेटिक्स में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ये 44 साउंड हमारे हैं। टोटल कितने साउंड हो गए, 44 साउंड है। ये 26 जो है अल्फाबेट, ये 44 साउंड्स देते हैं, जिसमें से हमारे 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है जी, और 20 जो होते हैं वो वाउल होते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक चीज और, यहां पर मैंने 26 होने के बाद भी अल्फाबेट क्यों लिखा है, वो हमारे जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वो अल्फाबेट ही होते हैं। अगर मैं इसे अल्फाबेट्स लिख दूं, अल्फाबेट्स मैंने लिख दूं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, भाषाएं हो जाएगा इसका मतलब। तो इसीलिए हम इसे एस नहीं लगाते इसके पीछे, ये एरर पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में, ठीक है। अल्फाबेट्स लगाकर आप लोगों को दे देता है तो आपको अल्फाबेट करना है, अगर आप अल्फाबेट करेंगे तो इसका मतलब भाषाएं हो जाता है। तो इंग्लिश में हमारे 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 20 जो है वाउल हैं,
24 जो है वो कॉन्सोनेंट है, और टोटल अल्फाबेट अगर माने तो ये साउंड ना करके अल्फाबेट अगर कहें हम तो ये 26 होते हैं। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। टोटल 44 साउंड है इंग्लिश के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हेन वाज द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड? यहां पर लोगों ने इसे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अंधाधुंध आंसर किया था सैटरडे के टेस्ट में। ये क्वेश्चन मैंने सैटरडे वाले टेस्ट में आप लोगों के लिए लगाया था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गलत किया है। क्यों? सभी ने रट्टा मार रखा है कि लिरिकल बैलेट्स जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कोलरिज का कोलैबोरेशन वर्क है, जिसके अंदर 23 पोएम्स को इंक्लूड किया गया है। वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो है उसमें 19 पोएम्स हैं और 4 जो है उसमें कोलरिज के द्वारा है। ठीक है जी, ये सबने रट्टा मारा हुआ है, और साथ में ये भी रट्टा मारा हुआ है कि ये जो पहली बार आई थी ये आप लोगों की 1798 में आई थी, लेकिन लोगों ने इस शब्द पे तो ध्यान ही नहीं दिया। जो सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स था उसको हम प्रीफेस एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो वो 1800 में आया था, तो आप लोगों का 1798 में ना होकर 1800 इसका करेक्ट आंसर होगा। लोगों ने इसका आंसर ये दिया था जो कि गलत है, 1800 होगा। अपेंडिक्स वर्जन जो आया था आप लोगों का वो 1802 में आया था, और आप लोगों का 1805 में क्या आया था, फाइनल वर्जन आया था लिरिकल बैलेट्स का। 4 पार्ट्स में आई थी ये, है ना। तो ये चीज ध्यान रखें कि ये प्रीफेस शब्द आप लोगों को नहीं मिस करना है। ओके, तो इसका बी आंसर है। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स जो आई थी वो 1800 में आई थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोगों से पूछी हैं कि जो इस करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है। अब मैंने स्पेलिंग जो उठाई हैं वो इतनी कॉमन उठाई हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे हम लोगों से 2016 में या 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉड वाला, फ्रॉडुलेंट की जो फ्रॉड वाला क्वेश्चन था कि फ्रॉड की फुल फॉर्म क्या होती है। एक तरह से फ्रॉड, हम फ्रॉड जो बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं, फ्रॉडुलेंट उसका पूरा होता है। तो उसकी पूछ ली थी। जो कॉमन चीजें होती हैं वही एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हमें पता है कि इंग्लिश हम पढ़ते हैं, 26 अल्फाबेट उसमें होते हैं। ठीक है, 44 साउंड होते हैं, 24 जो है उसमें कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना जी, और 20 जो है उसमें वाउल होते हैं। ये मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, लेकिन कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग क्या होती है आप लोग ये बताइए, क्या स्पेलिंग होती है कॉन्सोनेंट की, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस तरह की स्पेलिंग्स जो होती हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वैसी चीजें भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, और मैक्सिमम चांसेस ऐसी चीजों के ही होते हैं कि ऐसी चीजें पूछी जाएं। अब यहां पर इसका आंसर जो है वो सी है। यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो कॉन्सोनेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। ये रहा, ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट होगी। इसे आप याद कर लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जो कि हमारे एक मॉडर्न राइटर हैं और यूपी टीजीटी में लगे हुए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, द फोरसाइट सागा। ये वर्क लिखा हुआ है द फोरसाइट सागा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। ओके, अब यहां पर इस फोरसाइट सागा के बारे में आप लोगों को करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताना है कि इन चारों में से जॉन गाल्सवर्दी के फोरसाइट सागा के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहला पढ़ते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ 2 नॉवेल्स एंड 3 इंटरलूड्स। क्या इसके अंदर हमें 2 नॉवल देखने के लिए मिलते हैं और 3 इंटरलूड्स देखने के लिए मिलते हैं? बिल्कुल गलत बात है, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है ना, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है कि यहाँ पर आप लोगों को 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड देखने के लिए मिलते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका हुआ वर्ल्ड कप से बाहर। बात करते हैं दूसरे की बात, गाल्सवर्दी वॉन नोबेल प्राइज फॉर इट इन 1932, इज इट करेक्ट? यस। देखिए ये जो हो गया आप लोगों को करेक्ट आंसर हो गया, फोरसाइट सागा जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब फोरसाइट सागा ही एक ऐसा वर्क है जिसने, पहले गाल्सवर्दी फेमस थे लेकिन फोरसाइट सागा लिखने के बाद इन्हों को बहुत ज्यादा नेम मिला, फेम मिला। ठीक है,
तो फोरसाइट सागा ने इनके लिए नेम एंड फेम अर्न किया था, ये भी करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो डी है कि स्टेटमेंट बी और सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए कितनी कॉमन है, यहां पर भी आप लोग कभी ना कभी गलती करेंगे। जब आप लिखेंगे, ये चीजें लिखते समय हम लोगों को फील होती है। अभी तो आप कहेंगे कि बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग स्पेलिंग ऑफ सर्वेंट यू समटाइम्स गेट कंफ्यूज कि स्पेलिंग क्या है। क्योंकि खासकर आप जो स्पेलिंग में कंफ्यूज होंगे, इसमें होंगे और इसमें होंगे और इसमें होंगे। ये तो एक तरह से बिल्कुल गलती है, तो इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो गलती है। 3 स्पेलिंग है, बताइए करेक्ट आंसर इसका कौन सा है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, सर्वेंट की स्पेलिंग जो होती है वो SERVANT होती है, राइट। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए 11 को देखते ही सब लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन इजी रख दिया है तो आप लोगों को वो डिफिकल्ट बनाना है अपने आप से। क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस तरह से आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो, ये मुझे आप लोगों को सिखाना है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को इजी लगा होगा और मिनटों नहीं सेकंडों में आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को स्पेशल बनाऊंगा आप लोगों के लिए इन ऑप्शन से ही, ठीक है जी। इन ऑप्शन से कैसे, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि मिल्टन दाउ शुडस्ट लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी। ये एक पोयम है जो लिखी है किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है जी। और ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो लिखी है इसका अनदर टाइटल है लंदन 1802, ठीक है जी। लंदन 1802 जो है उसका अनदर टाइटल है। ओके, अब ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा, इसका आंसर तो सी हो गया। यहां पर मैंने 2 चीजें और मेंशन की हैं। वो क्या है, एक तो पोएम है मिल्टन नाम की, उसको लिखा है टेनिसन ने, ठीक है जी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये चीजें जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो है ये तो एक शॉर्ट पोएम है, इसके अंदर कम लाइन है शायद, या तो 16 लाइन है, आप लोग देख लेना, या 12 लाइन है, मेरे अभी ध्यान नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट पोएम है मिल्टन जो लिखी है टेनिसन ने। इसके अलावा विलियम ब्लेक ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है मिल्टन। ये ब्लैक ने भी पोएम लिखी है, लेकिन ये क्या है, ब्लैक के द्वारा लिखी हुई एपिक पोएम है। एपिक पोएम है जो 2 बुक्स में आई थी। तो मिल्टन के ऊपर आप लोगों को ये 2 नाम और याद रखने हैं। एग्जामिनर ऐसे ही खेल खेलता है हम लोगों के साथ, ठीक है। कॉमन चीजें होती हैं जो दूसरे दूसरे राइटर्स ने लिखी हुई हैं। अगर आपसे मान लीजिए ब्लैक वाली का जोनर पूछ लिया है तो एपिक पोएम है मिल्टन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो वर्ड्सवर्थ है, राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को। किलिंग ऑफ बर्ड्स, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया आप लोगों का क्वेश्चन। आप लोगों को इसे आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करिए कमेंट में, और मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही अपने आप से कर पाए, और कितनों का आप लोगों ने, मतलब ये आप लोगों की एक अचीवमेंट है अगर आप लोग इन चारों क्वेश्चंस को आपस में मिला के सोल्व कर देते हो, चारों का आंसर आप लोग कर पा रहे हो। तो सबसे पहले देखते हैं हर्बिसाइड। साइड का मतलब देखिए रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी की मृत्यु कर देना, किसी को मार देना, किसी को नष्ट कर देना, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना। एक तरह से ये डेथ से जुड़ा हुआ शब्द है साइड, ठीक है। आपने सुसाइड शब्द जो है बहुत ही कॉमन सुना होगा, तो उसने सुसाइड कर ली, तो उसके पीछे भी साइट लगा हुआ है। साइट इज द वर्ड विच इज कनेक्टेड और विच इज रिलेटेड टू डेथ। तो यहाँ पर हर्बिसाइड की बात करते हैं जो हर्ब का नाश करे, हर्ब को मार दे, खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्ट का क्या मतलब होता है, कीड़ा। जो आप लोगों को कीड़े होते हैं, मान लीजिए खेत में होते हैं आप लोगों को कीड़े, तो हम वहां पर लाकर दवा करते हैं। किसी दिन मैं आप लोगों को अपना जो मैं दवा करता हूँ खेतों में संडे में जाकर टंकी कंधे पर लादकर वो दिखाऊंगा। तो इंसेक्टिसाइड वो करते हैं हम इंसेक्टिसाइड्स के लिए, ठीक है जी। अब एवी होता है वर्ड और साइट होता है मृत्यु। तो बर्ड्स की मृत्यु के लिए क्या क्या आ जाएगा यहां पर, एविसाइड, ठीक है, ये आप मानना। अब एक इंपॉर्टेंट शब्द आ गया यहां पर, फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड क्या होता है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं
क्योंकि ये आप लोग पढ़ते हैं हैमलेट में कि क्लाउडियस अपने बड़े भाई किंग हैमलेट की मृत्यु कर देता है। तो जब एक भाई दूसरे भाई को मार दे तो उसको हम फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। ओके जी, तो यहां पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बोर्न ऑन 14 अगस्त। देखिए आज शेक्सपियर का जन्मदिन है, आज शेक्सपियर का जन्मदिन है, आज विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्मदिन है ना। और शेक्सपियर की तो डेथ एनिवर्सरी भी है। तो वी विश हैप्पी बर्थडे टू विलियम शेक्सपियर एज वेल एज हैप्पी बर्थडे टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो जो जॉन गाल्सवर्दी हैं इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अगस्त को हुआ था 1867 में। ठीक है जी, 1867 में हुआ था। अब कहां पर हुआ था, कुछ जगहों के नाम तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे इंग्लैंड में हुआ था, यूके में, सरे में हुआ था। तो लोकल जो जगह है वो पूछा गया है आप लोगों से। तो ये चारों ही ये आपके किसी ना किसी राइटर के साथ जुड़ी हुई एसोसिएटेड जगह है। आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। तो ये जो जुड़ी हुई है ये आप लोगों की विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जगह जुड़ी हुई है, ये आपकी शेक्सपियर के साथ जुड़ी हुई है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों की गाल्सवर्दी के से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, और ये आप लोगों की मिल्टन के साथ जुड़ी हुई जगह है। इन लोगों का यहां पर जन्म हुआ था। ठीक है, तो चारों का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी है, किंगस्टन अपॉन थेम्स। अब यहां पर किंगस्टन जो है एक जगह का नाम है जो थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब ये थेम्स क्या है, ये इंग्लैंड की गंगा को थेम्स कहा जाता है ना, द गंगा ऑफ इंग्लैंड। ओके जी, तो यहां पर अपॉन वर्ड आया हुआ है, जिस तरह से विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में आता है स्ट्रेटफोर्ड अपन अवन। राइट, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में एक नरेशन से लिया गया। नरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ये पार्ट किसके होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के, है ना। इनको हम दो तीन तरह से जान सकते हैं। देखिए, नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। इसमें एक सेंटेंस को दूसरे तरीके से मीनिंग चेंज ना हो, द स्ट्रक्चर इज चेंज बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। जब हम इन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर बदलता है बट मीनिंग जो है वो सेम रहता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना जब हम नरेशन की बात करते हैं, है ना, या फिर पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बदलता है, मीनिंग आप लोगों का सेम रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आई सेड टू माई फादर आई वॉन्ट टू बिल्ड ए रिफ्ट विच कैन होल्ड 4 पीपल। इसका आप लोगों को बनाना है इनडायरेक्ट। आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां पर आप लोग इसमें से करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है जी, देखिए पास्ट की बात हुई है, जब सैड की बात करते हैं तो सैड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, है ना जी। सैड को हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। और ये टू, जब सैड को टोल्ड में बदलते हैं तो ये टू भी हट जाता है, तो ये टोल्ड में आ जाता है दोनों शब्द। ठीक है, आई टोल्ड टू माई फादर यहां तक सही है। कंजंक्शन लगाएंगे हम यहाँ पर दैट, कंजंक्शन लगाएंगे हम दैट। मैं आप लोगों को इसका आंसर ही बता देता हूँ। ग्रामर में तो आप लोग पहले ही चीता हैं, आप लोगों को लिटरेचर की जरूरत है, इसीलिए आप मेरे पास आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आई हो गया, सेकंड फॉर्म लगा ली, उसको पास्ट में चेंज करते हैं तो वांटेड हो गया टू बिल्ड ए रिफ्ट विच कुड होल्ड 4 पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ही है। ठीक है, आप लोग बाकी के दो को एनालाइज कर लीजिएगा कि दोनों जो हैं वो गलत क्यों हैं। फिर भी छोटा सा बता देता हूं कि यहाँ पर कंजंक्शन 2 बार लगा हुआ है और यहाँ पर टोल्ड टू किया हुआ है। ठीक है, टोल्ड टू के अलावा यहाँ पर विच की जगह दैट कर दिया है। दो दो गलतियां इस सेंटेंस के अंदर हैं, तो करेक्ट जो होता है इसीलिए आप लोगों का बी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। एक बात, क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक बात आप लोग बड़े ही ध्यान से समझना कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। इंग्लिश एस्से के फादर कौन है, एस्से के फादर नहीं पूछा है मैंने, इंग्लिश एस्से के। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन इजी लगता है, क्वेश्चन इजी लगने की वजह से हम उसे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर फादर ऑफ इंग्लिश एस्से पूछा गया है, तो मिशेल डी मोंटेन। कुछ लोग देखते ही बात करें जब एस्से की तो मिशेल डी मोंटेन जो है वो फादर कहे जाते हैं एस्से के। ओके,
अब बात की गई है यहाँ पर इंग्लिश एस्से के फादर की, वो आप लोगों को बताना है। तो फ्रांसिस बैकन जो हैं उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा जाता है। अब यहां पर इन चारों को ही मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है, फ्रांसिस बैकन। इसके अलावा मोंटेन जो कहे जाते हैं वो फादर ऑफ एस्से कहे जाते हैं। एस्से के जो फादर कहे जाते हैं वो मिशेल डी मोंटेन कहे जाते हैं, सर थॉमस वैट कहे जाते हैं। इन्होंने ऑक्टेव को जो है इन्वेंट किया था 8 लाइन के स्टैंजा को। जोफ्री चौसर जो हैं इन्होंने 7 लाइन के स्टैंजा राइम रोयल को कोइन किया था। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्स भी कहा जाता है। एंड द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी जोफ्री चौसर को कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द एरर इन द बिलो सेंटेंस। देखिए ये एक सेंटेंस है जिसे मैंने टुकड़ों में लिख दिया है, ये एक सेंटेंस है जिसे मैंने टुकड़ों में लिख दिया है। इसमें से आप लोगों को एरर पार्ट जो है वो ढूंढना है, एरर पार्ट जो है वो ढूंढना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लोगों ने इसे इजीली आंसर भी किया था सैटरडे के टेस्ट में। तो यहां पर एक लड़का है जो बात होती है अमित, अमित से बोल रहा है कोई अमित, यू नो इट वेल, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, दैट योर सक्सेस इन लाइफ, कि तुम्हारी सक्सेस जो तुम जिंदगी में अचीव करोगे वो सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवांस, वो सक्सेस जो है मेरी एडवाइस पर डिपेंड नहीं है बट ऑन समबडीज एल्स। एल्स में जो है यहाँ पर एस आएगा, कि एस क्यों आएगा, क्योंकि ये मेरी एडवाइस पर डिपेंड नहीं है, किसी और की पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका तो यहाँ पर एस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इनकम्प्लीट छोड़ दिया है सेंटेंस एक तरह से। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो डी सेक्शन में ये गड़बड़ है और यहां पर इस तरह से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी गड़बड़। करेक्ट आंसर डी है उसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द ट्रायल सीन इज फाउंड। देखिए विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेस को लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेस को लिखा है। अब इन 37 प्लेस में से एक प्ले के अंदर ट्रायल सीन आता है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को इस ट्रायल सीन के बारे में नहीं पता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप लोग बहुत बार इस प्ले को पढ़ चुके हैं, चाहे मेरी वीडियोस के थ्रू या किसी भी वीडियोस के थ्रू या मेरी बुक के थ्रू। बट आई बिलीव कि 90% स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रेड दैट पर्टिकुलर प्ले, ठीक है जी। तो आप लोग बताइएगा ट्रायल सीन किस प्ले के अंदर है। द सिल्वर बॉक्स, ये किसने लिखा है सिल्वर बॉक्स, ये आप लोग बताइएगा। वैसे तो गोल्सवर्दी ने लिखा है ये, और पहला प्ले है 1906 में आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, इसकी वजह से भी उन्हें फेम मिला था, है ना, काफी पॉपुलर हुआ था। ये आप लोग बताएंगे कि द रूफ किसने लिखा है। बहुत इजी है इसका आंसर भी, और 90% तक मैंने आप लोग को बता ही दिया है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका आंसर हो सकता है क्या, द ट्रायल सीन उसके अंदर है, या हैमलेट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर आप लोगों का ट्रायल सील देखने के लिए मिलता है। अब ट्रायल सील कौन सा है, कहाँ है, अगर मैं यही एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए बोल्ड में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस या बिलो सेंटेंस, ठीक है। जो सेंटेंस आप लोगों को दिया गया है, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। देखिए वो कहते हैं यहाँ पर, इसमें आप लोगों को इस सेंटेंस के अंदर करेक्ट जो इनकरेक्ट पार्ट है, मतलब कि एरर पार्ट जो है, एरर पार्ट जो है वो बताना है कि किस पार्ट के अंदर एरर है। तो देखिए जब भी हम लोग यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो वो सेंटेंस के आगे इस्तेमाल हो रहा हो या सेंटेंस के पीछे इस्तेमाल हो रहा हो, डिपेंड करता है, तो हम लोग जनरली विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो ये डिटेल में आप लोगों के ग्रामर टीचर पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और मैं इन्हें एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ। ग्रामर वाले लिटरेचर के मैं खुद ही बनाता हूँ, ओके। तो चाहे आप लोगों के विल आपका व्हेन के बाद भी नहीं आएगा, इफ के बाद भी नहीं आएगा, जो टाइम बताते हैं एक तरह से, जो टाइम वाले वर्ड होते हैं, चाहे विल हो और कंडीशन वाला इफ है, जैसे कि वो उसके साथ भी नहीं करते हम लोग इस्तेमाल, अनटिल के साथ नहीं करते, अनटिल भी टाइम से रिलेटेड है, अनलेस के साथ नहीं करते, अनलेस कंडीशन के साथ रिलेटेड है,
तो ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप यहां से विल हटा दोगे तो आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ए पार्ट में एरर थी, यू नीड टू रिमूव हेयर और विल। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम वाले जो वर्ड होते हैं जैसे व्हेन है, अंटिल है, या कंडीशन वाले होते हैं, उनके साथ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 है द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, यहां पर एक शब्द मिसिंग है, इसको मैं लिख देता हूं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को किस दूसरे नाम से जान सकते हैं? तो एक बहुत ही कॉमन नेम है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लिए है, बी। आप लोग जानते होंगे, है ना, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को हम कह सकते हैं। लेकिन 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 अभी तो दो ऑप्शंस और हैं आप लोगों के पास। तो क्या रिनेसा मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको? नहीं। अब रिनेसा मूवमेंट इटली में आया था, है ना, फ्लोरेंस सिटी के अंदर। तो कब आया था? 1453 से। ये बात याद रख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिनेसा पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, रिनेसा पीरियड की बात कर रहा हूं, तो वो हुआ था आप लोगों का 1453 में इटली फ्लोरेंस सिटी से। अब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को हम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं और हाई चर्च मूवमेंट भी कहते हैं। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बी और सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसके दो नाम से यहां पर मैंने बता दिया, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट या हाई चर्च मूवमेंट। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 20 है ए यंग चाइल्ड ऑफ टाइगर मे बी नोन एज। देखिए ये चीजें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं कि आप लोगों से एनिमल्स के जो साउंड होते हैं वो पूछ ले जाते हैं, एनिमल्स के जो मतलब चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पूछ लिया जाता है कि उनको क्या कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पर टाइगर के बच्चे को, चीता के बच्चे को क्या पूछा पूछा गया है कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो काफ कहते हैं क्या? काफ कहते हैं क्या? तो ये आप लोगों को बताना है कि काफ कहते हैं या कुछ और कहते हैं। अब मैं बता देता हूँ, काफ नहीं कहते हैं। काफ तो हम लोग कहते हैं जैसे कि गाय का बछड़ा हो गया, एक तरह से भैंस का हो गया, हाथी का हो गया, उसको भी काफी बोलते हैं हम लोग। और पिगलेट किसको बोलते हैं? पिग के बच्चे को पिगलेट बोलते हैं। फिली किसको बोलते हैं? जो हॉर्स का बेबी होता है, हॉर्स का बेबी भी, वो भी फीमेल बेबी, जो हॉर्स का फीमेल बेबी होता है उसको हम फिली बोलते हैं। तो बचा क्या? कब। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस का भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है द टर्म यूज फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस आफ्टर फार्सिकल यूजुअली सैंडविच बिटवीन द एक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्ले इज कॉल्ड। यहां पर पूछा गया है कि एक छोटी परफॉर्मेंस, यहां पर पूछा गया है कि एक छोटी परफॉर्मेंस को एक टर्म दिया गया है, एक शब्द नहीं, टर्म दिया गया है कि जब कोई बड़ा प्ले परफॉर्म किया जाता है तो उसके बीच में एक छोटा शॉर्ट प्ले परफॉर्म कर दिया जाता है। जैसे कि कर्टेन रेजर होता है, कर्टेन रेजर को बिफोर द प्ले परफॉर्म किया जाता है। लेकिन एक ऐसा ऐसा प्ले होता है, ऐसा एक्ट होता है, ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो एक लॉन्ग प्ले के बीच में परफॉर्म की जाती है ना। कर्टेन रीजन को जैसे स्टार्टिंग में किया जाता है तो उसको उस शॉर्ट परफॉर्मेंस को बीच में परफॉर्म किया जाता है, तो उसको एक्ट बोलते हैं, सीन बोलते हैं, या फिर कोरस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का इंटरलूड। इंटरलूड जो होती है वो आप लोगों ने को देखने के लिए मिलेगी किसी प्ले के, किसी लॉन्ग वर्क के बीच में परफॉर्म की गई। जैसे कि गाउसवर्दी का फोरसाइट सागा ही है, उसमें उसने 3 नॉवेल्स को लिया है लेकिन बीच में 2 इंटरलूड्स को भी डाल दिया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड। ठीक है, बहुत सारे, एक वाइफ, एक औरत है, ठीक है, एक वुमेन है जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड है, उसको क्या बोलेंगे? है ना, एक से ज्यादा हस्बैंड वाली औरत को क्या बोलेंगे? यहां पर आपके पास 4 हैं, चारों को आंसर करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग थोड़ा बहुत ही जो आप लोगों के सामने है उसको ही बस एक आंसर दिया और आप आगे निकल गए, है ना। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को चारों ऑप्शंस का ध्यान रखना है। अगर आप आंसर कर सकते हो तो वो आंसर करने चाहिए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया क्वेश्चन है आप लोगों का। पोलीगैमी, पोली एक देखिए रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी कि मैनी, है ना। गैमी का मतलब होता है यहाँ पर विवाह एक तरह से, और एक पर्सन, ऐसा पर्सन जो एक से ज्यादा विवाह करता है। पोलीगैमी का मतलब होगा ये।
पायस का मतलब हो गया कोई भी इंसान जो रिलीजियस हो, धार्मिक हो, जो भगवान में बिलीव करता हो, स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव करता हो, उसको पायस बोलते हैं। स्पेशली ये वुमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। और पोली एंड्री, पोली एंड्री देखिए, पोली का मतलब तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसका मतलब होता है मैनी, ठीक है, एक से ज्यादा। एंड्री का मतलब होता है जो औरत, यानी कि ह्यूमन, इसका मतलब मैन होता है, जो औरत एक से ज्यादा हस्बैंड रखती हो, उसके ज्यादा हस्बैंड हो, उसको हम पोली एंट्री कहते हैं। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, मैंने फिर से आप लोगों को बता दिया। थीस्ट का मतलब होता है जो चीजें भगवान से जुड़ी हुई, तो एक ऐसा ऐसा इंसान जो एक से ज्यादा भगवानों में बिलीव करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी, इसके आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, ये थोड़ा स्पेशल है और कम ही जगह पर आप लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलता होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दे दिए, बेलिस लेटर इज। ये एक फ्रेंच शब्द है, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में नहीं है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है, और फ्रेंच फ्रेज होने के नाते इसका मीनिंग भी थोड़ा सा अलग आता है। तो इसका मीनिंग जो आता है वो आता है ब्यूटीफुल और फाइन राइटिंग। ठीक है जी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप रट लें, याद रखें, है ना। फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, ये फ्रेंच फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 24 है और इंपोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 24 इंपोर्टेंट है आपका। राफेल एक करेक्टर है जो आप लोगों को पैराडाइज लोस्ट में, पैराडाइज लोस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, जो पैराडाइज लोस्ट किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। ये रहा पैराडाइज लोस्ट, ये लिखा हुआ भी है। राफेल इज ए करेक्टर फ्रॉम पैराडाइज लोस्ट इज। राफेल जो है, जो पैराडाइज लोस्ट, मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट में दिखाई देता है हमें, वो उसका काम क्या है? क्या वो एक गार्ड है? कहाँ का गार्ड है? गार्डन ऑफ ईडन का गार्ड है, हो सकता है बिल्कुल। वन ऑफ गॉड्स मैसेंजर्स है, भगवान के पास जो दूत थे, जो भगवान के मैसेजेस को दूसरों लोगों तक पहुंचाते थे, क्या एक मैसेंजर है? या फिर एन एंजल हु गार्ड्स द प्लेनेट अर्थ, जो अर्थ की रखवाली करता था, गार्ड्स करता था अर्थ को, वो है द चीफ ऑफ द आर्क एंजल, चीफ ऑफ द आर्क एंजल है। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का बी। देखिए राफेल जो है पैराडाइज लोस्ट से लिया गया एक करेक्टर है, पैराडाइज लोस्ट मिल्टन ने लिखी है, और उसका जो करेक्टर राफेल है वो गॉड का एक मैसेंजर है। इसके अलावा यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो चीफ ऑफ आर्क एंजल था वो माइकल था, है ना। माइकल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ये करेक्टर, ये पूरा प्ले, वो सॉरी पूरी जो पोएम है अच्छे से पढ़ा रखी है आप लोगों को। इसकी समरी भी मैंने यूट्यूब पर दे रखी है आप लोगों को। हुज मोर्टल टेस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर ये जो हैं ये लाइंस हैं, लाइंस हैं, इनमें से आप लोगों को आंसर देना है। हुज मोर्टल टेस्ट ब्रोट डेथ इनटू द वर्ल्ड, किसका मोर्टल टेस्ट? मोर्टल क्या होता है? नश्वर, है ना, जो समय के साथ खत्म हो जाता है ना। टेस्ट ब्रोट डेथ टू द वर्ल्ड, जिसकी वजह से इस संसार में डेथ आई थी। एंड ऑल आर वोस, वोस क्या होते हैं? हमारे जो एक तरह से दुख हैं, दर्द हैं, वो सारे। विद द लॉसेस ऑफ ईडन, और किसकी वजह से हमने गार्डन ऑफ ईडन को खो दिया था, है ना। ये लाइन जो है कहाँ से मिलती हैं? यहाँ पर लाइन्स फ्रॉम लिखा हुआ है ना, तो ये लाइन आप लोगों को कहाँ देखने के मिलती हैं, आप लोगों को बताना है। तो कुछ लोग इससे समझ गए होंगे कि जो लाइन जो है वो पैराडाइज लॉस्ट से है। ये तो बात सही है, आप लोगों ने सही कहा, लेकिन कहाँ से ली गई है पैराडाइज लॉस्ट में से? पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में से ली गई है। इज इट सो? यस, ये राइट है, आंसर है कि पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, ये भी राइट है। बुक 1 से ली गई है, ये भी राइट है। लेकिन जो 26 लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 की, जिसको हम प्रोलोग के नाम से जानते हैं, उससे ये लाइनें ली गई हैं। तो ये प्रोलोग से लाइनें ली गई हैं, और इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, है ना जी। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, और मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। एक छोटी सी नींद जिसको हम जनरली लंच के बाद लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब आपने देखिए यहाँ पर एक नैप शब्द है जिसको हम दोपहर में लेते हैं, लेकिन दोपहर यहाँ पर लंच भी तो इंडिकेट कर रहा है ना।
आप नैप को तो समझते हैं, लेकिन लंच कब करते हैं हम? लंच जो होता है हमारा दोपहर का खाना ही होता है। तो उस नैप को, उस नींद को जो हम दोपहर में लेते हैं, ज्यादातर ये गर्म देशों में होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ गर्मी आती है ना, बस आने दो गर्मी, कूलर चलाया और सो गए दोपहर में। 3 बजे की क्लास मैंने इसलिए तो रखी है कि आप सोए ना, है ना। ए नैप आफ्टर लंच इज कोल्ड, क्या कहते हैं उसको? सिएस्टा कहते हैं, या सेस्टा रीमा कहते हैं, या फिर स्लीप वॉकिंग कहते हैं। इनमें से कोई नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस अब जो दिए गए हैं वो गलत हैं। तो सिएस्टा इसको कहते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड एडवर्ड एडवर्ड डाउडन डिवाइडेड विलियम शेक्सपियर करियर? अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये एडवर्ड डाउडन आपने क्यों बढ़ा दिया यहाँ पर, वो तो यूपी टीजीटी के सिलेबस में है ही नहीं। अरे भैया, जो भी राइटर विलियम शेक्सपियर के साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे तो वो बैन जॉनसन है, चाहे यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, वो हम लोगों को उनकी जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से पूछ सकता है एग्जामिनर। फिर आप ये कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन चला गया, ऐसा नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो एडवर्ड डाउडन ने विलियम शेक्सपियर के करियर को 4 भागों में बांटा है। अब एक पोयम है इनके द्वारा, एडवर्ड डाउडन के द्वारा लिखी गई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, वर्क है, बुक है, पोयम नहीं है, बुक है पूरी, जिसका नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, वो कब आई थी? 1875 में आई थी, है ना जी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको आंसर मिल गया, इसका सी आंसर है। 4 पार्ट्स में एडवर्ड डाउडन ने विलियम शेक्सपियर के करियर को बांटा था। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मेरी बुक में भी लिखी हुई है। विच वर्क ऑफ हिज ऑन डिड शेक्सपियर कॉल द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन? विलियम शेक्सपियर के किस वर्क को विलियम शेक्सपियर ने ही द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा था? ठीक है, देखिए 1587 में शेक्सपियर के ऊपर, या तो इसे 1586 के आसपास भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 1587 भी बोलते हैं, तो वहां पर उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया था स्ट्रेटफोर्ड में कि उन्होंने सर थॉमस लूसीस पार्क से एक हिरन को चुरा लिया है। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, जिसे हम निकोलस रो की बायोग्राफी में पढ़ चुके हैं। और वहां पर वो जब स्ट्रेटफोर्ड छोड़कर लंदन चले जाते हैं 1587 में, तो वो बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद वो अपनी ड्रामेटिक स्किल्स को विलियम शेक्सपियर इंप्रूव करते हैं। तो इसका मतलब है कि विलियम शेक्सपियर हमेशा से एक ड्रामेटिस्ट बनना चाहते थे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन यहां पर तो मैंने 2 तो प्ले दे दिए लिखकर, एक पोयम दे दिया आप लोगों को, है ना। तो देखिए 1592 से लेकर 1594 में एक प्लेग आया था इंग्लैंड के अंदर। जिस तरह से कोरोना आया था, यहाँ पर सिनेमा घर बंद हो गए थे, तो उसी तरह से एक प्लेग आया था इंग्लैंड के अंदर भी, जब वहां पर थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, थिएटर्स में प्ले परफॉर्म नहीं किए जाते थे। और हमारे शेक्सपियर बनना चाहते थे ड्रामेटिस्ट, तो उनका ड्रामा लिखना तो बंद हो गया, प्ले लिखना तो बंद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी राइटिंग स्किल्स को ट्राई किया पोएट्री लिखने में। तो उन्होंने वीनस एंड एडोनिस को लिखा, उनका पहला वर्क है वीनस एंड एडोनिस, पहला फर्स्ट पब्लिश वर्क है वीनस एंड एडोनिस। उसी को उन्होंने कहा था द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, है ना। तो वीनस एंड एडोनिस को कहा था, जो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। वीनस कौन है? गॉडेस ऑफ लव है। एडोनिस कौन है? एडोनिस एक हैंडसम और मॉडल इंसान है ना। ये चीजें मैंने बता दी है, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ये डिटेल काफी लंबी चौड़ी है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब यहाँ पर टाइटस एंड्रोनिकस को कुछ लोग पहला वर्क मानते हैं, लेकिन ये पहला है, लेकिन कोलैबोरेटेड वर्क है। और हेनरी सिक्स जो है इनका फर्स्ट इंडिविजुअल वर्क है, लेकिन फर्स्ट पब्लिश वर्क जो है वो वीनस एंड एडोनिस ही है, जो 1593 में आया था। तो यहाँ पर सी ना करके इसका आंसर बी होगा, ठीक है जी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों को बतानी है। एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का सबसे आसान क्वेश्चन, है ना। जिसने भी ये गलत कर दिया उसे बहुत पढ़ने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा वो फेल हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज, मैं हमेशा बोलता हूं, नॉलेज किसी की दासी नहीं है, जो पढ़ेगा उसके पास आ जाएगी।
ठीक है, तो बहुत इजी है, इसको करके आगे बढ़ते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। एड्रेस की स्पेलिंग जो होती है ADDRESS होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। MS धोनी इज नॉट ए स्लो बैट्समैन। मतलब यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है एक तरह से, जो हमें निगेटिव दिख रहा है। नोट का इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये निगेटिव दिख रहा है। और यहां पर हम लोगों से फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है कि इस लाइन के अंदर फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अब नोट जो लगा हुआ है ये निगेटिव तो दे रहा है, लेकिन अब इसके सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। MS धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी है, जो अभी तक के बेस्ट कैप्टन रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, उनके बारे में ये बात कही गई है कि वो जो है वो एक स्लो बैट्समैन नहीं है। मतलब समय आने पर वो हिटर भी बन जाते हैं। वो राहुल द्रविड़ की तरह नहीं है। वैसे तो लास्ट में आकर राहुल द्रविड़ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उन्हें चाइना की दीवार कहा जाता था, उन्हें स्लो भी कह सकते हैं। अब यहां पर MS धोनी जो है, या उनको स्लो क्रिकेटर नहीं कहा गया है, स्लो बैट्समैन नहीं कहा गया है। इसका मतलब क्या है, वो एक तेज बैट्समैन है। जब एक ऐसा ऐसा वाक्य आप कहने जाते हो जो पॉजिटिव सेंस दे, लेकिन उसको कहने के लिए आप एक ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो जो निगेटिव सेंस भी देता है, जिसमें नोट का इस्तेमाल होता है ना। तो जब उसको हम क्या बोलते हैं, लिटोट्स बोलते हैं, लिटोट्स बोलते हैं। अब यहां पर इसका मतलब है कि धोनी जो है वो एक स्लो बैट्समैन नहीं है। धोनी जो है वो एक हिटर बैट्समैन है, जो बहुत तेजी से हिटिंग करते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं बढ़िया बढ़िया। तो मैं आप लोगों के बारे में कहना चाहता हूं कि आप जो है फूल नहीं हैं। जो मेरी बात को नहीं समझ रहे, आप क्या नहीं है, आप फूल नहीं हैं। आप कौन हो, यू आर इंटेलिजेंट। इफ आई एम सेइंग दैट यू आर नॉट ए फूल, तो आप लोग क्या हैं, इंटेलिजेंट हो। मतलब हर बात के अपोजिट एक मीनिंग होता है, वही बात यहां पर कही गई है। तो लिटोट्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, बट आगे अब कुछ है नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। टेस्ट देते रहिए, जो भी टेस्ट मैं देता हूं आप लोगों को, उनको देते रहिए, आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।